जो लोग तुम्हें मेरी कोठी में देख लेंगे उनके लिए किसी और जगह हमारी मुलाकात का पता लगाना कौन सा मुश्किल होगा। मैं फौरन बिदकते हुए बोला, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर कि हमारा मुलाकात करना ठीक नहीं है, इसलिए रहने दें। उसने फौरन पैंतरा बदला। अब वो मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। बहरहाल कहो किस जगह मिलना चाहते हो, मैं पहुंच जाऊंगा। उससे बात करते हुए इतनी देर हो गई थी कि मजीद बैठना खतरनाक हो सकता था। चाय की खाली प्याली के नीचे 50 रुपए का नोट रखकर मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। होटल से बाहर निकलते ही मैंने मोहतात अंदाज में दाएं बाएं का जायजा लिया और फिर सड़क के किनारे चलने लगा। इस दौरान शुक्ला से बातचीत जारी रखी। सर जगह के बारे तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। उसने दोबारा मशवरा दिया, बालिक मेरी मानो तो मेरी कोठी से बेहतरीन जगह कोई नहीं है। मैं झिझकते हुए बोला, सर आप साहिल समंदर पर आ सकते हैं। उसने चिल्लाते हुए कहा, इससे क्या होगा, मेरा जी चाहता है किसी भीड़ वाली जगह पर मुलाकात हो, यूं मुझे इत्मीनान रहेगा। उसने किसी नई सोच के जरिए सर इश्तियाक से पूछा, क्या तुम्हारी मैडम ने मेरे साथ अपनी दुश्मनी का तुम्हें बताया हुआ है? सर आपको बताया तो था, मुझे इत्तेफाक से उसकी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला और तभी आपके नाम तक रसाई हुई और मजीद खोज के बाद छुप कर आपसे गुफ्तगू करने पर तैयार हो गया। अगर आप फौजी ना होते तो कभी बात ना करता। बस भारत माता के ऐसे सपूत जिसने सारी जवानी देश की खिदमत करते हुए बिताई हो, उसे होशियार किए बगैर नहीं रह सका। मेरा नंबर किससे मिला? उसने एकदम सवाल किया। शायद मुझे गड़बड़ाना चाहता था। मादाम ने आपसे गुफ्तगू को कई मोबाइल फोन पास रखे हुए हैं और तमाम में आपका नंबर दर्ज है। मैंने बिला झिझक जवाब देकर उसे मायूस कर दिया। अच्छा, परसों मेरे पोते की सालगिरह है जिसे मनाने का एहतमाम बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता। अगर चाहो तो खुसूसी तकरीब का इंतजाम कर सकता हूँ। तुम्हारी भीड़ में मिलने की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी और कोई देख ले तो मेरे किसी मुहाफिज को अपना दोस्त बताकर कह देना इससे मिलने गया था। इसके मशवरे ने मेरे खून की गर्दिश तेज कर दी थी। दिल चाह फौरन से पहले हामी भर लूं, लेकिन फिर बेसब्री दिखाना मुनासिब मालूम नहीं हुआ और सोचने की अदाकारी करते हुए बोला, सर मैं कहकर खामोश हो गया। यार अपना नाम ही बता दो ताकि मुखातिब करने में आसानी हो। मैं झिझकते हुए बोला, बलराम कोलंकर। उसने जज्बाती धोस जमाना चाहिए। बलराम, तुम अपनी माया नाज आर्मी के जनरल की यकीन दहानी पर एतमाद नहीं कर रहे? क्या अपनी फौज की इतनी ही इज्जत तुम्हारे दिल में है? मैं लहजे में अकीदत समोते हुए बोला, सर कैसी बात कर रहे हैं? जान पर खेल कर आपको इतनी अहम खबरें इसीलिए बताई हैं कि आप फौजी हैं। दूसरा कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना होता, मैं ऐसे सोचने की जहमत भी गवारा न करता। उस लहजे में मायूसी पैदा की। तुम्हारे कौल और फेल का तजाद मेरी यकीन की राह में हायल हो रहा है। इसकी कोशिश मुझे हर हाल में मुलाकात पर तैयार करने की थी। एक बार में उसके हाथ आ जाता फिर मुझसे सब कुछ उगलवाना मुश्किल नहीं था। उसकी नवासी भी मिल जाती और लौरा भी हाथ आ जाती और लौरा की गिरफ्तारी से अपनी रकम भी वापस ले सकता था। कोई नुकसान भारत सरकार का हुआ था, लेकिन यूं किसी और का इतनी दौलत उससे निकलवा लेना भी उसे हजम नहीं हो रहा था। मेरी शुरू से यही कोशिश रही थी कि उसके सामने अपनी शख्सियत का ऐसा नक्शा खींचूं गोया अपने देश और फौज की मोहब्बत मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है और इसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो चुका था। वो मेरे बिछाए हुए जाल में कदम धर चुका था। बस फौरन हाँ करके उसे शुबे में नहीं डालना चाहता था और अब उसका इसरार और जज्बाती धौंस जमाना काफ़ी बढ़ गया था, तो मुझे तोहन करहन हामी भरने का मौका मिल गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं दौरान तकरीब ही आपको मिलूंगा। तकरीब के खात्मे से पहले मुझे वापस आना होगा। इत्मीनान का इजहार करते हुए उसने मुझे लालच दिया, तुम्हारे 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा और याद रखना इन 10-15 मिनट में तुम लखपति बनने वाले हो। जनरल धीरेन्द्र शुक्ला इतना कम ज़र्फ नहीं कि खुद से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले की माली सहायता न कर सके। मैंने भोलेपन से अपनी ख्वाहिश जाहिर की, सर मुझे अपनी कार लेने का शौक है। उसने लालच देना जारी रखा, परसों तुम एक नई और कीमती कार का मालिक बन जाओगे। उसके बाद हमने 2-3 मिनट बातें जारी रखते हुए मुलाकात के मजीद तफसीलात तय की और फिर मैंने इजाज़त लेकर जय हिंद का नारा लगाया और राब्ता मुनक़ता करके मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। एक मुश्किल मरहला तय हो गया था। मुझे उम्मीद थी मैं ऐसा ही मौका तलाश करने में कामयाब हो चुका था कि शुक्ला पर कामयाब वार कर सकता। किसी खाली रिक्शे या टैक्सी की तलाश में नजरें घुमाते हुए मेरे दिमाग में विश्वास सिंह का ख्याल तराया। मैं वादे के मुताबिक उससे गुफ्तगू नहीं कर पाया था, लेकिन मेरी कॉल न करने पर उसे हैरानी और मेरे बारे परेशानी होगी। डॉक्टर सुजाता के भाई का घर ज्यादा महफूज समझते हुए मैंने फिलहाल उसके पास जाना मुअक्कर किया था, लेकिन इस बारे बता नहीं सका था। अपना जाती मोबाइल फोन निकालकर मैं प्रीतो भाभी का नंबर मिलाने लगा। 2 घंटियों के बाद ये निस्वानी हेलो मेरे कानों में पड़ी। मैंने फौरन अपना तारुफ करवाया, प्रीतो भाभी राजा बोल रहा हूँ। उसने अपनायत भर लिहाजा में कहा, सत श्री अकाल वीर जी, और कहाँ गायब है? विशु ने तो आपके बारे पूछ कर मेरा दिमाग लस्सी बना दिया है। कहाँ है वो? ले बात करें। लम्हा भर बाद विश्वास सिंह की आवाज़ सुनाई थी। अब एक किधर छुपा है? एक दिन का बताकर गए थे और हफ्ता होने वाला है। कुछ ना पूछो यार, उस दिन फंसते फंसते बचा हूँ। दुश्मनों ने मेरे ठिकाने पर छापा मारा था।
किस्मत अच्छी थी जो फरार होने में कामयाब हो गया। बहरहाल मैं चंद दिनों तक तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा और फिक्र न करो, आप बिल्कुल खैरियत से हूँ। तुम्हारी आमद का सख्ती से मुंतजिर हूँ। दादा भी प्रणाम कह रहे थे, इन्हें मेरा आदाब कह देना। फिलहाल वक्त नहीं है, मिलने पर लंबी गप्पे हाँकेंगे। मैंने इजाजत लेकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। थोड़ी देर बाद खाली टैक्सी मिल गई थी और यू फ्लैगशिप होटल के पास उतरकर मैंने टैक्सी फारिग की और पैदल चल पड़ा। लोरा बड़ी शिद्दत से मेरी मुंतजिर थी। छूटते ही पूछने लगी, क्या रहा कामयाबी? उसने बेज़बरी ज़ाहिर की तफसील बताओ। परसों शाम को उसकी कोठी के सब्जाजार में उसके पोते की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। वहीं अपनी मुलाकात तय हुई है। क्या? लोरा की आंखों में मुसर्रत भरी चमक पैदा हुई। वो अहमक जानता नहीं, उसके मुखालिफिन सराय पर हैं। शिकार को जब शिकारी होने की गलत फहमी में मुब्तला किया जाए तो वो बहुत सी एहतियातों को नज़रअंदाज कर देता है। अपने ताए वो मुखालिफ को फांस रहा होता है और अनजाने में खुद फंसता जाता है। मैंने तकरीब का मशवरा दिया, ना मुलाकात का और ना आसानी से हामी भरी। बाकी उसे यह भी लग रहा है कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, क्योंकि रकम भी मिल गई और तुमने उसके नवासी की इज्जत भी खराब कर दी है और अब बाज़ाहिर बदला लेने की बारी उसकी बन रही है। उसकी मुसलसल यही कोशिश थी कि मैं किसी तरह उससे मिलने पर आमादा हो जाऊं। यूं मुझ पर काबू पाकर वो तुम्हारे बारे सब कुछ उगलवा लेगा। वो मुतबस्सम मुझे लगता है इंडिया में अपना दाना पानी पूरा हो गया है। मैंने मुत्तफिक होते हुए कहा, जानती हो 2-3 दिन पहले मुंबई में जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है उसके पसे पर्दा शुक्ला का मनहूस वजूद ही था। लोरा मुताज्जिब हुई, भला वो कैसे? और मैंने तफसील बता दी। लोरा के चेहरे पर मुसर्रत उभरी। जीजा, ये तो बहुत बड़ी और खुशखबरी है। मैंने पूछा, भला वो कैसे? यार, SR-1 राइफलों के ज़ाया होने के बाद वो हमारी कंपनी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर नहीं कर सकता। खबीस ने अपनी जान बचाने के चक्कर में हमारे लिए भी सहूलत पैदा कर दी। अब इसके मुर्दार होने के बाद तो किसी को मालूम ही नहीं होगा कि SR-1 राइफल में क्या खामी पाई जाती है। मैंने पूछा, गोया दोबारा अपनी रकम उसी कारोबार में झोंकना चाहती हो? वो ख्वाबनाक लहजे में बोली, बिल्कुल नहीं, बस शादी करके दुनिया की सैर को निकलेंगे। महन साथ तो तुम्हारी शादी से पहले शुक्ला की मौत का मंसूबा ना सोच लें। उसने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है कोई मुनासिब जगह ढूंढने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। चलो। मैं ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। कंप्यूटर ऑन करके हम इंटरनेट पर मुंबई का नक्शा देखने लगे और फिर काफ़ी देर किसी होटल की तलाश करते रहे। इससे पहले भी हम शुक्ला की कोठी को हदफ बनाने की कोशिश कर चुके थे। तब हमने विशाल गुप्ता की फरमाइश पर श्रीपति आर्केड को कमीन का चुना था, लेकिन अब वो जगह मुनासिब नहीं थी। अगर शुक्ला के दिल में राय बराबर भी शक होता तो उसने श्रीपति आर्केड की निगरानी शुरू करवाना थी। 2-3 मकामात का इंतखाब करके हमने अगले दिन वहां की तफसीली करावली का मंसूबा बनाया और आराम करने लेट गए। 10 बजे हम जाने को तैयार थे। परमा को नाश्ते में ख्वाब आवर दवा पिला दी गई थी, क्योंकि हमारा काम काफी तवील था। शाम तक बमुश्किल ही वापसी हो पाती। लोरा उसे हथकड़ी लगाने पर बाजिद हुई, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा। हमने रात को लौटना था और इंसान फितरती हाजतों के सामने बेबस होता है। बंधे होने की हालत में बेचारी क्या करती? कोई जानवर तो थी ही नहीं कि अपनी गलाजत उसके लिए बेमानी होती। वैसे भी लकड़ी का दरवाजा इतना मजबूत था कि परमा जैसी नर्मोनाजुक लड़की उसे तोड़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। जाने से पहले मैंने एक नज़र परमा को देखना जरूरी समझा था। वो बगैर कंबल ओढ़े सो गई थी। सर्दी की वजह से घुटने छाती तक सुखड़े हुए वो छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। उसे कंबल उड़ाकर मैं बाहर निकला और दरवाजा बाहर से बंद करके नीचे आ गया। लोरा ड्राइविंग सीट संभाले मेरी मुंतजिर थी। मुंबई में बुलंद बाला अमारात की कमी नहीं है। ज्यादातर अच्छे होटल कई मंजिला हैं। 2 होटलों की तफसीली करावली के बाद हम BS रॉयल्स मुंबई के अंदर मौजूद थे। एक 40 मंजिला बेहतरीन होटल था। पहले होटल को हम मुत्तफिका राय से मुस्तरद कर चुके थे, क्योंकि शुक्ला की कोठी और इन होटलों के बीच ऐसी इमारतें हायल थीं जिनकी वजह से कोठी के सब्जाजार तक दिखाव मुयस्सर नहीं आ रहा था। BS रॉयल्स मुंबई पहले वालों से बुलंद भी था। इसके और शुक्ला की कोठी के दरमियान कोई ऊंची इमारत भी मौजूद नहीं थी और होटल की खिड़कियां भी ऐसी बनी हुई थी कि जहां से फायरर लेटकर फायर कर सकता था। लोरा ने छत से फायर करने का मशवरा दिया, लेकिन मैं किसी कमरे को कमीनगाह बनाने पर मुसर था। छत पर हरदम किसी न किसी की आमद का शुबा रहता, जबकि कमरे में हम बिल्कुल इत्मीनान से फायर कर सकते थे। लोरा ने मुंह बनाया, बलाई मंजिल पर कोई कमरा खाली नहीं है। मैं इत्मीनान से बोला, आर्जी तौर पर किसी भी कमरे के मकीनों को यरगमाल बनाना मुश्किल नहीं होगा। वो मुत्तफिक हुई, ठीक है, लेकिन फिलहाल छत ही से जायजा ले लेती है। हम छत पर चढ़ गए। शुमाली जानिब की मुंडेर के साथ ऊंधे लेट कर मैंने आंखों के साथ दूरबीन लगाई। लोरा ने भी मेरे पहलू में जगह संभाल ली थी। मेरा मोबाइल फोन बजा। दूरबीन लोरा की तरफ बढ़ाकर स्क्रीन पर निगाह उड़ाई तो डॉक्टर सुजाता का नाम चमकता नजर आया। उसकी कॉल अमूमन आती रहती थी। वो वक्त उससे गप्पे हाँकने का नहीं था। कॉल मुनक़ता करते हुए मैंने पैगाम भेज दिया, फिलहाल मसरूफ हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मोबाइल जेब में डालकर मैं बैग से लेजर रेंज फाइंडर निकालने लगा। इसी वक्त जवाबी पैगाम की घंटी बजी। यकीनन सुजाता ने ठीक है का पैगाम भेजा था, मगर इतना वक्त कहाँ था कि पैगाम पढ़ पाता।
मैसेज टून को नजरअंदाज करते हुए मैंने LRF आंखों पर लगाकर कोठी की अंदरूनी इमारत पर मुर्तकिज किया और ट्रैगर बटन को 1 सेकंड दबाकर छोड़ दिया। अगले ही लम्हे LRF की अंदरूनी स्क्रीन पर 2079 का हिंसा चमका। जो इमारत का फासला था, 1-2 शॉट लेकर मैंने फासले की तस्दीक की और फिर LRF लोरा की जानिब बढ़ा दिया। उसने भी फासला नापा और साथ ही फिक्रमंदी जाहिर की। यार कुछ ज्यादा नहीं है? मैंने पूछा कितना है? वो मायूसी से बोली 2080। मेरा ख्याल है श्रीपति आर्केड से फायर करना ही बेहतर रहेगा। मैंने पूछा SR1 की रेंज कितनी है? 2 किलोमीटर। मैं मुतबस्सम हुआ, फिर फिक्रमंदी काहे की? वो मुद्दबिराना लहजा में बोली, मौका ज़ाया करने वाली बात है, इतने फासले पर गलती की गुंजाइश मौजूद रहती है। जब करीब से फायर करने की सहूलत मौजूद है तो क्यों खतरा मोल लिया जाए? एसएस पर सच में एतबार नहीं रहा या जानबूझकर तौहीन पर तुली को? पूरा एतमाद लहजे में कहते हुए मैंने उसकी पुरकशिश आंखों में घूरा जो शोख नीले लेंस की वजह से गुलकारे की आंख कुछ ऐसी लग रही थी। मेरा हाथ थामते उसने सफाई पेश की। चाहती थी लबलबी मैं दबाऊं और बस, और मैं चाहता हूं अपने दोस्त की तौहीन का बदला मैं लूं ताकि जब वो बहुत ज्यादा दूर चली जाए तब भी मुझे भुला न सके। उसकी आंखों में हल्की सी नमी नमदार हुई और वह जज्बाती होते हुए बोली, इतना आसान है ना तुम्हें बुलाना? मैंने फौरन मौजू तब्दील किया। चलें, 2 होटलों की करावली अब तक बाकी है और दोपहर ढलने को है। अंधेरा होने पर इत्मीनान बख्श देखभाल नहीं हो सकेगी। चलो। दिलफ्रेब मुस्कुराहट होंठों पर बखेरते हुए खड़ी होगी। नीचे उतरकर हम अगले होटल की तरफ बढ़ गए। पार्किंग में कार खड़ी नहीं कर पाए थे कि मोबाइल फोन बजने लगा। डॉक्टर सुजाता की कॉल आ रही थी। राब्ता मुनक़ता करके मैंने गियर पर हाथ रखा, लेकिन घंटी दोबारा बजने लगी। इसे क्या मसला है? नागवारी से कहते हुए मैं कार रिवर्स करने लगा। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। दौरा ने पूछा, कौन है? डॉक्टर सुजाता। कोफ्त भरे लहजे में कहते हुए मैंने कार मुनासिब चका लगा दी। लोरा मुस्कुराई, हमारी मुतक़िद हो गई है ना, इसलिए हाल अवाल पूछने को कॉल कर लेती है बेचारी। इसमें गुस्सा काहे का? मैंने मुंह बनाया। मौका महल भी देखा जाता है। मैं बार बार कॉल काट रहा हूँ और वो कॉल किए जा रही है। लोरा मानी के लहजे में बोली, खूबसूरत लड़कियों को नजरअंदाज होना अच्छा नहीं लगता जनाब, और अब कॉल वसूल कर ही लो, कहीं मुश्किल ही में न फंसी हो बेचारी। मैंने इस बात में सारी रातों मोबाइल फोन कान से लगा लिया। कॉल क्यों नहीं उठा रहे? वो चीख पड़ी थी। मैं नरमी से बोला, हौसले से डॉक्टर साहब, क्या हो गया है जो हाँप रही हो? उसने बगैर किसी तामीद के कहा, बालाई मंजिल के कमरे में एक लड़की बंद थी। हमने उसे परमा के बारे बिल्कुल सुनगुन नहीं लगने दी थी। यूं भी वहां वो सिर्फ एक दिन आई थी। फिर मैंने मना कर दिया था, इसलिए कॉल पर बात कर लेती थी। परेशान ना हो, मैं आकर वजाहत कर देता हूँ। वो भाग गई है। डॉक्टर सुजाता ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। कैसे? कोच में तो मैं चीख पड़ा था। वो घबराते हुए बोली, मैं आपको लेने आई थी। घंटा डेढ़ पहले ही भैया की कॉल वसूल हुई। वह वापस आ रहे हैं, सोचा आपको अपने हाल ले जाऊं। मैं गम गुस्से से धाड़ा, मगर ताका झांकी का किसने कहा था? सॉरी, मुझे कोई पता नहीं ये कैसे हुआ। मैं तो बस आपकी आमद से पहले कमरों की हालत दुरुस्त करना चाहती थी ताकि वहां आपकी मौजूदगी के निशानात मिटा सकूं। ऊपर पहुंची तो कमरे में एक लड़की सोई नजर आई। मैंने तजस्सुस के हाथों उसे जगा दिया। हालांकि मुझे बंद दरवाजे को देखकर अंदाजा कर लेना चाहिए था। प्लीज राजा, मुझे माफ कर दो। मोबाइल फोन डैशबोर्ड पर फेंकते हुए मैंने सर पकड़ लिया था। लोरा भी मेरी हालत देखकर परेशान थी और बार बार, रीजा क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ठंडी हो जाओ, कह रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल फोन डैशबोर्ड पर फेंका, लोरा ने झपट कर उठाया और एक नजर स्क्रीन पर डालकर कॉल जारी होने का यकीन करके मोबाइल फोन कान से लगा लिया। हेलो डॉक्टर, क्या बात है? और सुजाता का जवाब सुनते हुए उसकी भी बोलती बंद हो गई। परमा के मामले में मेरी लाख मुखालफत के बावजूद वो उसे भागने की इजाजत नहीं दे सकती थी। वो बगैर किसी तरद्दुद और शुबे की जानती थी कि परमा का हसूल ही मेरा असल मिशन था और अब उसे दोबारा अगवा करना यकीनन बहुत दुश्वार होने वाला था। मुझे सबसे बड़ा मसला ही देर से था। पलवैशा की जुदाई मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी और मेरी बकौल शायर वो हालत थी, उधेड़ डाले हैं बखिए मेरे जुदाई ने कि खा गया है तेरा गम कतर कतर के मुझे। दूसरों की मोहब्बत और चाहत को ढूंढते ढूंढते मैं अपनी जाना के लिए तरस रहा था, लेकिन जिम्मेदारियों ने कहीं का नहीं रहने दिया था। वो सिर्फ जुदा नहीं, खफा भी थी। मेरे एहसासात से बेखबर लोरा डॉक्टर सुजाता को कुछ समझा रही थी। डॉक्टर होने की जरूरत नहीं, रीजा तुमसे खफा नहीं है, बस वक्ती तौर पर जज्बात में आ गया था, इसलिए डांट दिया। और अब ध्यान से मेरी बात सुनो। वो लड़की एक बहुत बड़े आर्मी अफीसर की बेटी है। जो ही घर पहुंची, पुलिस और एजेंसियों ने मकान पर धावा बोल देना है और उससे पहले कि ऐसा कुछ हो तुम फौरन पुलिस को बुला लो। हमसे बिल्कुल लाताल्लुक हो जाओ। साहब बता दो भैया भाभी हनीमून से लौट रहे हैं और तुम उनके मकान का जायजा लेने आई थी। आगे से कमरे में बंद लड़की मिली जो तुम्हारे दरवाजा खोलते ही भाग निकली। घर के दूसरे कमरों में भी ऐसे आसार मौजूद हैं जैसे वहां कई दिनों से लोग रह रहे हों। हमारे पैगाम, नंबर और ये कॉल की यादाश्त वगैरह अपने मोबाइल फोन से मिटा दो। समझ में आ गई मेरी बात? छोटे से वक्फे के बाद वो बोली, बता दिया ना रीजा खफा नहीं है, खुद को संभालो, वक्त ज़ाया न करो और जो कहा इस पर फौरन अमल करो। थोड़ा और समझाने के बाद उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया।
और एहतियात के बिना पर अपना और मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर भी बंद कर दिया। मैं स्टीयरिंग पर सर टेके बैठा था। मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए तसल्ली देने लगी। रिचा, परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक परी नहीं मिलेगी वापस नहीं लौटूंगी। फिलहाल इस खबीज के कत्ल पर तवज्जो मरकूज करो। उम्मीद है इसकी हलाकत के बाद परी का आगाज ज्यादा दुश्वार नहीं रहेगा। सीधा होकर मैंने सीट से टेक लगाई और इत्मीनान भर लहजे में पूछा, चलें? वो खफकी से बोली, तुम्हारा संभलना हैरान कुन नहीं लग रहा? अलबत्ता तुम्हारी परेशानी ने जरूर मुताज्जुब किया था। मैंने दामद से बोला, सॉरी यार, जज्बाती हो गया था। डॉक्टर सुजाता बेचारी इतना रो रही थी, कोई ऐसे भी डांटता है? उसने कौन सा जानबूझकर भगाया? बदकिस्मती हमारी है कि करौली में जरूरत से ज्यादा वक्त सरफ हो गया। परी सुबह से सोई थी, डॉक्टर ने जरा सा हिलाया तो उठ गई। और जब डॉक्टर ने पूछा तुम कौन हो, चालाक लड़की ने फौरन अंदाजा कर लिया कि हम मौजूद नहीं है। बस सजाता को धक्का देकर नंगे पांव भाग पड़ी। डॉक्टर पहले तो शिस्तर रह गई थी, फिर वो भी उसके पीछे बाहर निकली, मगर तब तक परमा घर से निकलकर गली में पहुंच चुकी थी। सुजाता ने बाहर झांका तो भागते हुए सड़क की तरफ जा रही थी। सुजाता पर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि उसका पीछा करके गिरफ्तार कर सकती। वो बेचारी बस अंदाजा लगा रही थी कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम्हारा बर्ताव देखकर मजीद परेशान होगी। अगर मैं उसे ना संभालती तो बुरी तरह फंस जाती। जिस तरह परमा भागी है, मेरे ख्याल में डॉक्टर सुजाता जरा सा भी मशकूक नहीं ठहरती, क्योंकि उसने परमा को जगाकर उससे तारुफ पूछा और परमा ने भागने में जरा सी देर भी ना लगाई। उसने मेरी तवज्जो हटाई। अब छोड़ो इस मौजू को और मिशन पर तवज्जो मरकूज करो। मैंने गहरा सांस लिया। मुझे नहीं लगता अब इसकी जरूरत बाकी है। बस कहीं चलकर आराम करते हैं, मेरा सोने को दिल कर रहा है। वो बर्रम हुई, जरा मुझे भी समझा दो कि जरूरत क्यों नहीं है। मैंने ख्याल जाहिर किया अब तक परमा घर पहुंच गई होगी। इससे तफसील जानकर शुक्ला को मेरा झूठा होना वाज़ेह हो जाएगा। यकीनन इसके बाद तकरीब वगैरह का एहतमाम सानवी रह जाता है। लोरा ने खुलकर इख्तलाफ किया। तकरीब का एहतमाम फ़कत तुम्हारी मुलाकात को नहीं था, इसके पोते की सालगिरह है और उम्मीद यही है कि अब तक दावत नामे अहम अफराद तक पहुंच गए होंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हारी सोच के मुताबिक होगा। मैं डटा रहा। वो मकार शख्स बिदक जाएगा और मुझे नहीं उम्मीद वो हदफ बनने का खतरा मोलेगा। वह हतमी लहजम बोली, तुम्हारे अंदेशे तखमीनी हैं और फ़कत एहतमाल की बुनियाद पर हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। BS राइल्स में 1-2 दिन के लिए किसी का ज़बरदस्ती मेहमान बनना महंगा सौदा नहीं है कि तुम्हें ली तो लाल करने की जरूरत हो। बिलाशुबा उसका तजिया मुझसे बेहतर था। परमा के भाग जाने की वजह ने मुझे कनूती कर दिया था, वरना शुक्ला से मुलाकात का तय होना लाजिम नहीं करता था कि हम उसे दूर मार राइफल से कत्ल करने वाले थे। यूं भी उस मुलाकात का इसरार शुक्ला की तरफ से हो रहा था और बिलफर्ज तकरीब ना भी होती, हमारा तैयारी करना नुकसान का बायस तो नहीं बन सकता था। अलबत्ता उसके बरक्स होने की सूरत में मौका ज़ाया होने का कलक हमेशा रहता। इससे इत्तेफाक करते हुए मैंने चुपके से कार पार्किंग से निकाली और BS राइल्स मुंबई की जानिब बढ़ गया। इन होटलों का फिजाई फासला एक दूसरे से इतना ज्यादा नहीं था। अलबत्ता इमारतों की कसरत, बेतहाशा ट्रैफिक, लोगों का हजूम ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से तेजी से हरकत करना मुश्किल हो जाता था। रास्ते में हम रहाइश के हसूल का मंसूबा तश्कील दे चुके थे और फिर BS राइल्स से जरा फासले पर थे कि अचानक मेरे दिमाग में एक तजवीज़ आई और मैंने फौरन लोरा के गोश गुजार कर दी। कभी कभी तुम मुझे हैरान कर देती हो। उसने मेरी तारीफ में बुखल से काम नहीं लिया था और फिर एक मोबाइल फोन निकालकर शुक्ला का नंबर डायल करके स्पीकर ऑन कर दिया। 2-3 घंटियों के बाद कॉल वसूल हुई। हेलो, शुक्ला की करत आवाज उभरी तो इत्मीनान से बोली, उम्मीद है तुम्हें नवासी मिल गई होगी। शुक्ला ने पूछा, मगर इतनी देर से वापस करना मेरी समझ से बाहर है। इरादा बदल गया था, मगर फिर एक दोस्त के समझाने पर कड़वा घूंट पीना पड़ा। सोचा परी बेकसूर है और तुम्हारे गुनाह की सजा उसे देना मुनासिब ना होगा। शुक्ला ने दांत पीते, तुमने राइफलों के बारे में खयानत की और यकीनन तुम पहले ही से मुझे धोखा देने आई थी। ऐसा ही है और अब बज़ाहिर तो हमारी दुश्मनी को खत्म हो जाना चाहिए। वो खुशदिली से बोला, बिल्कुल, और इसका सबूत तुम मेरी तकरीब में शामिल होकर दे सकती हो। वो जहरखंद हुई, शुक्ला तुम सठिया गए हो, फौज ने तुम्हें दफा कर दिया है, तो अब बेहतर होगा जुर्म की दुनिया से भी किनारा कश हो जाओ। शुक्ला ने क्या बुलंद किया, याद है पहली बार राइफलों के सौदे के साथ ये भी तय हुआ था तुम 1 महीना मेरी मेजबानी करोगे और जहां तक मेरा ख्याल है 29 दिन अब भी बकाया है। लोरा का चेहरा शर्म और जिल्लत और गुस्से से गुलनार हो गया था। बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए नॉर्मल लहजम बोली, ये यादहानी तब करवानी थी ना जब परमा मेरे पास थी, अब तो उसे आज़ाद कर दिया, फिर बकवास करने का मतलब। शुक्ला ने कहका लगाया, सच में बेबी तुम जैसी बहुत कमी मिली है। लोरा ने ये वार भी सह लिया। उम्मीद करती हूँ मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं करोगे। आधे घंटे तक मैं मुंबई से निकल जाऊंगी। कभी दोबारा मुलाकात हुई तो मेजबानी का हिसाब भी बराबर कर दूंगी। और हाँ, भौंक अच्छा लेते हो। जवाबी बात सुने बगैर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया और मोबाइल फोन बंद करके कार से बाहर उछाल दिया। ऐसे कई मोबाइल फोन डॉक्टर देवाशीष के हाथ से हमारे हाथ लगे थे। लम्हा भर गुस्से पर काबू पाने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। कैसा रहा? बेहतरीन, मैंने तहसीन अमेज अंदाज में सर हिला दिया था। BS राइल्स पहुंचने तक शाम का मुलगजा अंधेरा फैल गया था। साइन बोर्डों, खंभों और दीवारों और छतों के किनारों पर लगी रोशनियां जल उठी थी। कार पार्किंग के कोने में खड़ी करके हम बाहर निकले। मैंने SR1 का बैग डिग्गी से निकाल लिया था।
थंडर बुलेट की जरूरत पेश नहीं आ सकती थी। इसकी रेंज 1000 मीटर थी और हमें 2 किलोमीटर के फासले पर फायर करना था। लिफ्ट के जरिए हम बालाई मंजिल पर पहुंच गए। हमारे मतलब के कमरे वो थे जिनकी खिड़कियां शुमाल की जानिब खुलती थी। इनमें भी सबसे बेहतर कोने वाले 2 कमरे थे। कोने से पहले वाले कमरे के सामने रुककर लौरा ने दस्तक दी। मैं साथ वाले कमरे के सामने यूं खड़ा हो गया जैसे अंदर जाने को दरवाजा खोल रहा हूँ। 2-3 लम्हे बाद दरवाजा खुला। जी, मेरे कानों में सवालिया मर्दाना आवाज गूंजी। लौरा एतमाद से बोली, मिस्टर शुक्ला से मुलाकात तय थी। गालिबन कमरे का नंबर 390 ही बताया गया था। वो बादशाना अंदाज में बोला, मिस, यहाँ कोई शुक्ला नहीं रहता। अलबत्ता चाहो तो नादिर खान तुम्हें इसकी कमी महसूस नहीं होने देगा। लौरा का अंदाज किसी पेशावर तवाइफ का सा था। इंडिया में जिस्म फरोशी का धंधा अरूज पर है, खासकर मुंबई तो इसका गढ़ है। ज्यादा जदीद काबाखाने ऐसे हैं जहां लड़कियां एक फोन कॉल पर मतलूबा मकाम पर पहुंच जाती हैं। लौरा ने बेबाकी से जवाब दिया, मुझे तो कोई एतराज नहीं, अपनी जेब से मशवरा कर लो। वो बातें फैलाते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल देखने के बाद कौन कमबख्त जेब से मशवरा करने के चक्कर में पड़ेगा। लौरा ने उसके अकेले होने की तस्दीक करना चाहिए, एक से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। अकेला ही जाने मन। उसने लौरा को पकड़ने को हाथ बढ़ाया। बाएं हाथ से उसकी पेशकदमी को रोकते हुए लौरा ने दाएं हाथ से साइलेंसर लगा जगाना 9mm उसकी छाती पर रख दिया। इतनी भी क्या जलती है दोस्त, ये क्या है? नादिर खान के लहजा में डर से ज्यादा तंज था। तुम इतना अनजान नहीं होना चाहिए। करीब पहुंचते हुए मैंने लुकमा दिया। चूंकि वो दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे इसलिए मुझे भी अंग्रेजी ही बोलना पड़ी थी।